योग की पाठशाला के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पूरे 5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार ये बंदा कभी-कभी उठता है जुगनू की तरह फिर गायब हो जाता है। क्या करें सर, नौकरी पेशा आदमी है। इस समय रात के 11:40 हो गए हैं। रात के 11:40 घर आया हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के प्रति जो कमिटमेंट था उसको फुलफिल करना था, प्लस दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वीडियो बनाना, लिखना आदमी के स्ट्रेस और टेंशन को योग के साथ-साथ दूर करने का एक अच्छा माध्यम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मोरओवर मैं क्रिएटर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि रूटीन में वीडियो डालना है। बट एनीवेज, मैंने योग की पाठशाला के इस अंतिम सीरीज़ को स्टार्ट किया है। अंतिम सीरीज़ को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पतंजलि योग सूत्र, हठ योग, भगवद गीता, जो कि नेट के कंसर्न में या नेट के रिगार्ड में बहुत ही नेसेसरी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी यूट्यूब पे अलग-अलग वीडियोज़ के माध्यम से डाल दिया है। मेरी कोशिश एक टाइम पे थी कि मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊं या अगर कहीं प्राइवेट में भी जाऊं तो परमानेंट जाऊं, किंतु अभी वैसी कोई संभावनाएं आ नहीं रही हैं। तो संभावनाओं का वेट करने से फार बेटर है जिस काम की स्पेशलिटी है उस स्पेशलिटी को डिलीवर कर दिया जाए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो टॉपिक मैंने उठाया है वो यूजीसी नेट के सिलेबस से आपका टॉपिक आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भले ही इससे क्वेश्चंस लिमिटेड आते हों, लेकिन चूंकि आज के डेट में योगा थेरेपी बहुत ज़्यादा स्टडीड, रिसर्च्ड अपॉन एंड एक्सपेरिमेंटेड टॉपिक है, तो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए अगर यदि आप इस तरह से कोई सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं तो एक अच्छा आपको एज प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो थेरेपिस्ट हैं, तो उन लोगों को तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डे इन डे आउट सीखना पड़ता ही है, लेकिन जो लोग शास्त्री लोग हैं जिनको एजुकेशन में काम करना है या फिलॉसफी में काम करना है, वो भी अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक ठीक ठाक समझ रखते हैं तो उनके प्रैक्टिस को बूस्ट करने में, उनकी बात को स्ट्रेंथन करने में, बात के वजन को बढ़ाने में उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। खैर, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए 2 मिनट बीत चुके हैं। ये वीडियो लंबा रहेगा। लंबा इसलिए रहेगा क्योंकि ये 10 मिनट, 12 मिनट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने वाले काम मैंने बंद कर दिए हैं। लंबा वीडियो मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि यदि आप इसको लेके सही मायने में डेडिकेटेड है तो अंत तक वीडियो देखिए। नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप यहीं रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि आपको कुछ सीखना है तो अंत तक देखिए। एनीवेज, तो जो टॉपिक हम अभी उठा रहे हैं ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। ये इस टॉपिक का पहला चैप्टर है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। इसमें क्या है कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस चीज़ से बना होता है, उसका काम क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आगे इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आगे गो थ्रू करेंगे। खैर, बातचीत सारी की सारी यहीं पे ठहरी और अब हम लोग आते हैं क्रक्स पे। तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, इस वीडियो को बनाने के लिए, कंटेंट को तैयार करने के लिए मैंने आर एल बिजलानी की ये किताब रेफर की है। रमेश लाल बिजलानी का ये एडिशन है और ये दूसरा एडिशन था। तीसरा एडिशन शायद अभी मार्केट में नहीं आया, आएगा तो देख लेंगे। नाउ, चूंकि ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंध करती हुई चीज़ है, तो पहले ये समझना चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान होता है और फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान होता है। अब क्या है ना कि हम मुद्दे पे आए कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल के ऊपर ये लेक्चर है, सेल के ऊपर ये वीडियो है। देन व्हाट इज सेल एक्चुअली? तो जो बॉटनी है, यानी जो बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंस, इसका ये कहना है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड डेवलपमेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ इन जनरल की बात मैं कर रहा हूँ। जो मेडिसिन वाले होंगे वो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, जो बॉटनिस्ट वाले होंगे वो लाइफ एज एट अदर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। बट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, डेवलपमेंटल, स्ट्रक्चरल क्या हुआ? शेप देना। जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, इस चश्मे का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी लेंस है, इसका धागा है, कान पे जाके कितना वजन इसको लगेगा, फेस पे कैसे सेट होगा, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? यदि मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है, आंखों में फटीग आ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए इस फंक्शन को, ये इसका फंक्शन है, चश्मे का फंक्शन है। और तीसरा है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल क्या होता है कि जब भी आदमी को ग्रो करना होता है, ग्रोथ चाहिए, क्योंकि जो आपका बॉडी है,
चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, इसका एक टाइम स्पैन ऑफ लाइफ है। उस लाइफ के दौरान इसने एक समय तक ग्रो करना है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाना है, फिर फॉल करना है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सेल का, नए सेल्स का बनना तो लाइफ टाइम चलता रहता है, तो आदमी ग्रो करता रहे, आदमी आगे बढ़ता रहे, वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चला सके, ये काम करने का जो यूनिट करता है, जो सबसे छोटी इकाई करती है, उसको हम सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। अब क्या है, एक जो सेल होता है, वो सेल क्या काम करता है? सबसे पहले जो सेल है वो फूड को बर्न करने का काम करता है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने को जलाने का काम करता है, जला के एनर्जी बनाता है। जैसे इंजन होता है ना, इंजन में स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग आपके फ्यूल को बर्न करने का काम करता है। जब वो बर्न होता है, उससे धुआं निकलता है, तो जो पिस्टन है, पिस्टन अंदर जाता है। जब पिस्टन अंदर जाता है तो फिर जो उस पे बहुत सारे आपके गियर्स लगे हुए हैं, गियर्स घूमना शुरू होते हैं। जब गियर्स घूमना शुरू होते हैं तो पीछे वाले चक्के से वो चीज ये कनेक्टेड होती है और गाड़ी चलती है। तो क्या है ना कि वो स्पार्क प्लग है, वो फ्यूल जो उसमें जा रहा है उसको हीट करके बर्न कर रहा है। उसी प्रकार से जो हमारी सेल्स हैं, इसके पास जब फूड जाता है तब इस फूड को बर्न करती है। बर्न करने के लिए इसको क्या चाहिए? सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, आग लगाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आप कभी भी यहाँ जाओगे, क्या बोलते हैं, कभी आप ये फिल्म देखना, अमेजॉन प्राइम पे एक फिल्म आई है अग्नि, जिसमें प्रतीक गांधी और दिव्येंदु शर्मा है, साइता महाकर भी है और एक और फीमेल है, वो नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उसमें देखना, उन्होंने जो फायर की पूरी एक ये होती है, क्या बोलते हैं, आग कैसे लगती है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे जाती है, इस पे पूरी की पूरी एक प्रोसेस, इसका केमिकल प्रोसेस समझाया हुआ है। वही चीज हमारी सेल में हो रहा है। तो जो हमारा पावर हाउस होता है वो सबसे पहले ऑक्सीजन से उसको बर्न करता है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, पानी भी प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, हम बोलते हैं ना, हम सांस अंदर ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो उसी के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो वाटर हमारे यूरिन के मार्ग से निकल रहा है, वाटर हमारे स्वेट के मार्ग से निकल रहा है, वाटर हमारे आंसुओं के मार्ग से निकल रहा है, वाटर हमारे थूक के माध्यम से निकल रहा है। तो इसलिए एक सर्टेन बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी। ठीक है, अब क्या है, फूड में क्या है ना, नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स भी होते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है? हमारा जितना भी प्रोटीन का डेवलपमेंटल यूनिट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो उसको बर्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनका जो स्ट्रक्चर है समवॉट, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इनका जो स्ट्रक्चर है ये समवॉट सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बहुत सारे नाइट्रोजन एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। अभी जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं, इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो अमोनिया बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वाटर बनता है। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में एक राजनेता है, नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, लोग बोलना शुरू कर दिए थे ना कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, जहर मिलाया जा रहा है। तो बेसिकली कहा जाता है अमोनिया का डिस्पैच हो रहा है, इसलिए वो अमोनिया लेवल्स पीक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस चीज को मेटरलाइज किया। अब क्या है ना कि ये एक बार में नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जो इस वीडियो के स्कोप से बाहर की चीज है, तो उस पर हम अभी ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, साथ ही सारी की सारी एनर्जी एक बार में रिलीज भी नहीं होती है, एनर्जी भी स्टोर होती है बॉडी में, और धीरे 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 करके एनर्जी रिलीज होती है। अगला पॉइंट हम आते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टीसेलुलर, जैसे हम सब हैं, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो क्या हमारे जो सेल्स हैं, सबसे पहले तो इसके इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है। ठीक है, कैसे बताऊं फ्लूइड का एग्जांपल? कोई बात नहीं, जैसे ये देख लो, ये ना मेरे पास अभी एक ये है, ये लिक्विड है, ये लैपटॉप वगैरह या स्क्रीन वगैरह यूज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके भीतर अगर ध्यान से देखोगे ना, तो अंदर छोटे 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 दाने दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो दाने हैं, इन दानों को सेल्स मान लो, और जिस मीडियम में ये है, इस मीडियम को फ्लूइड समझ लो। तो इस फ्लूइड के मीडियम को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आप कहोगे कि फ्लूइड क्यों है भाई? भाई ये नहीं पता क्यों है, पर है, क्योंकि लाइफ कैसे जनरेट हुआ है इसके पीछे कहानियां ही हैं। लाइफ कैसे जनरेट हुआ इसके पीछे का कोई जस्टिफाइड प्रोसेस आज तक डिसाइफर नहीं हो पाया है। खैर, वापस आते हैं, तो जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेल जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल डंप करता है
और इससे फ्रेश मटेरियल इम्बाइब करता है। तो सेल ने तो अपना प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसमें वेस्ट मटेरियल बना, अब वो उसमें चला गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा करता है और उसके बाहर ना पतली पतली कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज के साथ इसका ट्रांसफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये जो डिफ्यूजन होता है, इस डिफ्यूजन के कारण धीरे 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 करके जो इसका वेस्ट है वो कैपिलरीज में चला जाता है और जो कैपिलरीज का न्यूट्रिशन है वो ऊपर आ जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि आपका शरीर से वेस्ट निकलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी बाई नेचर वेस्ट बना रहा है। जिंदा रहने के लिए बॉडी वेस्ट बनाता ही है। अगर आपने वेस्ट निकालना बंद कर दिया या वेस्ट के निकलने के प्रोसेस में कहीं कोई चैलेंज है, बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा। टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन कई तरह की बीमारियां पैदा करता है, इवेंचुअली वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या है, न्यूट्रिशन और एलिमेंट्स इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऊपर आते हैं, वेस्ट मटेरियल जाते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है कि जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कैपिलरीज से किस तरह से आपका ये जा रहा है। अब आप कहोगे कि यार कैपिलरीज में अगर उसने डंप कर दिया तो देयर इज अ लिमिट, कैपिलरीज में ब्लड ये वेस्ट भर जाएगा। नहीं, कैपिलरीज जो हैं वो धीरे धीरे और बड़े 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 कैपिलरीज में जाते हैं, धीरे धीरे वो वेन्स में चली जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे वेन से जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो सकता है, ठीक है, जैसे लंग्स से गैशियस वेस्ट निकलता है, किडनी से लिक्विड वेस्ट निकलता है, ठीक है, एंड इवेंचुअली आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सॉलिड वेस्ट निकलता है। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं KDL, ठीक है। तो KDL आपके 3 पॉइंट्स हैं, लंग्स, किडनीज और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी गट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपका सारा का सारा वेस्ट निकाल देता है, ठीक है। सेल ने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वेस्ट निकाला और वेस्ट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इन 3 ऑर्गन्स के थ्रू बाहर चला गया। अब आता हूँ, चूंकि ब्लड कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, इन तीनों पॉइंट से इंटरेक्ट करता है, इसलिए ये चीज मेटरलाइज हो जाती है। नाउ देयर आर, मैंने आपको तीनों ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। अब ब्लड का जो फ्लो है पूरे शरीर में, या हार्ट द्वारा संचालित होता है। मैं ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम जो एक्सटर्नल बेसिक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो एकदम डम्मी लोग हैं उनको बता रहा हूँ। अगर आपको आता है, आप ये वीडियो यहीं बंद करके जा सकते हो, आपके 12 मिनट वेस्ट हो गए, आपके लिए यूजलेस है, जाओ। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज यहाँ तक बने रहें, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब क्या है कि आप कहोगे कि यार कौन था वो बुद्धिमान आदमी जिसने सोचा कि भाई सेल कुछ होना चाहिए। तो 1857 में क्या हुआ था, 1857 में फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारे लोग फाइट कर रहे थे। तो 1857 में ही एक आदमी था जिसका नाम था क्लॉड बर्नार्ड, ठीक है। क्लॉड बर्नार्ड जो था, क्लॉड बर्नार्ड ने ही सबसे पहले आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जो लिक्विड की बात मैं इधर उधर से कर रहा था कि हमारा जो इस तरह का लिक्विड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, 1857 में क्लॉड बर्नार्ड ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे का भी डिस्कवरी करके इस चीज को पब्लिसाइज किया था, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप अगर सेल्स में और आगे जाते हो, तो आज के डेट में जो सेल का डिस्कवरी है, सेल की डिस्कवरी जो आज के डेट में है, वो सेल की डिस्कवरी आज के डेट में हुई है शिंडलर एंड श्वान मॉडल से, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट सेल को आइडेंटिफाई किया था, जब उसने एक नए नए माइक्रोस्कोप के नीचे सारी चीजें देखनी शुरू कर दी थी। रॉबर्ट हुक ने उस चीज को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन शिंडलर एंड श्वान का मॉडल आज के डेट में ऐसा है जो हम जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि शिंडलर एंड श्वान ने भी केवल स्ट्रक्चर निकाला था, वो ये नहीं बता सकते थे कि ये शुरू कैसे हुआ। आरएल बिजलानी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे चीजें बनी, कैसे आगे चीजें मेटरलाइज हुई, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं। बट शिंडलर एंड श्वान के बारे में वो कहते हैं कि देयर स्ट्रक्चर इज द मोस्ट एक्सेप्टेड जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर। अब हम ना थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेल के बारे में बात हो गई, अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, जब ये तीनों फॉर्म्स किसी एक जगह किसी एक कंपोनेंट में आ जाए ना, तो उसको प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। और ये जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं ना,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉलिड कंपोनेंट्स भी हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स भी हैं, गैसियस कंपोनेंट्स भी हैं। जो इसके भीतर में आपस में जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स का जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स है, कि जो उसकी हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, वो लोग जिस तरह से आपस में एक ये बनाए हुए हैं, कनेक्शन बनाए हुए हैं, तो कैसे वो चीज़ काम करती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक बड़ा डायनामिक स्ट्रक्चर होता है। डायनामिक कैसे होता है कि बहुत सारे मूवमेंट्स उसमें लगातार होते रहते हैं। आप लोगों ने फिल्म में कभी जेल का सीन देखा है? तो थाने में या जेल में कैसे वो छोटे से बार्स जैसे लगाए रहते हैं, बीच में एक पट्टा सा रहता है। तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री है ना, वो कुछ ऐसा ही है। ये देखो, ऐसा दिखता है सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री। ये देख रहे हो, ये एक ऊपर जा रहा है, बीच में लाइन है, फिर ये नीचे जा रहा है। अंदर की तरफ जो आ रहा है वो हाइड्रोफिलिक है, और बाहर की तरफ जो जा रहा है वो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। देखो, ये कहीं पे भी ना आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, सब लोग बीच से खुले हुए हैं। किस लिए खुले हुए हैं? इसमें लोगों का गैसियस एक्सचेंज अंदर जा रहा है, कई तरह के लिक्विड्स बाहर आ रहे हैं, बोलते हैं ना कि वेस्ट निकालता है, तो वो सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अभी थोड़ा और जानो, थोड़ी सी वीडियो और बची हुई है। अब ये 3D लेयर होता है और 8 to 10 नैनोमीटर इन थिकनेस होता है। नैनोमीटर बहुत छोटा होता है। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁹। ठीक है, बहुत, हाँ, आप ओपन आइज से नहीं देख सकते, बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब जाके दिखाई देगा नैनोमीटर। ठीक है, अब क्या है कि ये लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बेसिकली जो हमारे वो फैट जो पानी में डिजोल्व हो जाए, उनको लिपिड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर प्लस प्लस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे, मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो पूरे मेम्ब्रेन पे फैले हुए हैं प्रोटीन्स, कहीं एक दो जगह छोटी छोटी जगह नहीं है, पूरे मेम्ब्रेन पे फैले हुए हैं। अब क्या होता है कि इसके कारण जो इसका ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 तरह के कोर लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे आपकी सेल मेम्ब्रेन बनती है। सबसे पहला तो होता है फॉस्फोलिपिड, एक तरह के लिपिड का नाम है, इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, हम बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, अभी एक बात और बताऊंगा। और तीसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। ये 3 तरह के लिपिड्स होते हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन को मेनली बनाते हैं। हम कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन, या वैसा रहेगा मन। ठीक है, तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाते हो, ऑयल रिच डाइट खाते हो, तो वो खाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट आपके सेल्स में जमा होगा, और सेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल वाला वो है एलिमेंट है, वो एलिमेंट एक लिमिट तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जहां बढ़ेगा वहां धीरे धीरे थक्के बनाना शुरू करेगा, उसको जमना शुरू कर देगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भैया आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा सा मैनेज करके रखा करिए। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज अ हेट्रोजीनियस, एसिमेट्रिकल एंड डायनामिक स्ट्रक्चर। मैंने पहले कहा था डायनामिक, लेकिन हेट्रोजीनियस और एसिमेट्रिकल भी समझो। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि स्किन पे दिखने वाले सेल का सेल मेम्ब्रेन अलग दिखेगा, आंखों में दिखने वाले सेल उसका सेल मेम्ब्रेन अलग दिखेगा, जवान पे दिखने वाले सेल्स का सेल मेम्ब्रेन अलग दिखेगा, आपका जो हार्ट है, हार्ट की जो सेल्स हैं उन सेल्स का सेल मेम्ब्रेन अलग दिखेगा, जो नर्व्स है, नर्व सेल्स की सेल मेम्ब्रेन अलग दिखाई देगी। तो जैसा सेल वैसा सेल मेम्ब्रेन, इसलिए वो डायनामिक है, एसिमेट्रिकल है, और आपका हेट्रोजीनियस है, अलग अलग दिखता है, उसमें मूवमेंट फ्लो अच्छा रहता है, इसलिए डायनामिक है। और एसिमेट्रिकल है, एक जैसा नहीं दिखता। ठीक है, अब सेल जंक्शंस, सेल ना अलग अलग नहीं रहता है, फ्यूज रहता है। फ्यूज रहने का मतलब क्या हुआ कि दो सेल्स को अगर मैं छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, ऐसे ही खुला छोड़ दूं, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आपस में चीजें कंसाइज हुई ही नहीं, आपस में लोग मिले ही नहीं, तो चीजें तो टूट के खत्म हो जाएंगी। तो अगर चीजों को टूट के खत्म करवाना है तो लोगों को ना आपस में अलग करवा दो। पुरानी आदत है ना, पुरानी बात है ना कि अगर लोगों के बीच में घनिष्ठता नहीं है तो समय के साथ संबंध अलग हो जाता है। तो हमारे जो दो सेल्स होते हैं ना, ये आपस में भी किसी न किसी तरह से कनेक्टेड रहते हैं। सेल्स 3 तरह से फ्यूज्ड रहते हैं।
सबसे पहला तरीका तो टाइट जंक्शन का तरीका होता है। मान लो कभी दो लोग बड़े यारी दोस्ती एकदम खुशी से मिले तो दोनों एक दूसरे को एकदम टाइटली हग कर लेते हैं ना, उसी प्रकार से हमारी सेल्स में भी टाइट जंक्शन होते हैं जो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, जब दो सेल्स के मेम्ब्रेन्स आपस में एकदम फ्यूज तरीके से यूं लग जाए ना, फ्यूज हो गए हैं दोनों मेम्ब्रेन, तो वो तुम्हारा कहलाता है टाइट जंक्शन। वो टूट नहीं सकता, वो 5 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो अभी तक हमने स्टडी किया था सेल मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर था। लेकिन जब दो फ्यूज होते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो 5 लेयर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये कहाँ दिखता है? बेसिकली ये हमारे गट में दिखाई देता है। यानी जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के धीरे धीरे अंत तक, यानी ऊपर वाले पॉइंट जहां से क्लीन फूड जा रहा है वर्सेस नीचे वाला पॉइंट जहां से सारा का सारा वेस्ट निकल रहा है, ये पूरे के पूरे लाइन पे जो आपको दिखाई देगा ये फ्यूज जंक्शन दिखाई देगा, टाइट जंक्शन। सेकंड वाला जो होता है वो गैप जंक्शन होता है। अब गैप जंक्शन क्या होता है ना, गैप जंक्शन बेसिकली एक ऐसे कॉमन, मतलब ऐसा सिनेरियो, मान लो कि एक प्रेमी है एक प्रेमिका है, और प्रेमी प्रेमिका क्या है, दोनों का ये हो गया है, थोड़ा ब्रेकअप टाइप का चल रहा है, दोनों के संबंध आपस में उतने ठीक नहीं है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग हैं या आपस में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। तो जहां पे भी ब्रिज सा बना रहे ना, क्लियर है कि हाँ ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे एकदम फ्यूज नहीं है चीजें, ब्रिज बना हुआ है, सिंगल लाइन में चीजें सेट हो गई हैं, तो ये गैप जंक्शन कहलाता है। कि दोनों के रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर भी करना है और दोनों का आपका जो ये है कि दोनों में बहुत ज़्यादा जॉइनिंग भी नहीं रखनी है। ये कहाँ दिखाई देता है? ये आपको दिखाई देता है जितने भी आपके स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स होते हैं, यानी कि जो हमारा थोड़ा डीप, एक तो सुपरफिशियल मसल्स हो गए, एक थोड़ा डीप में जो मसल्स जा रहे हैं वो स्मूथ मसल्स हो गए। ठीक है, और कार्डियक मसल्स यानी जो हमारे हार्ट के आसपास के मसल्स, और हार्ट में भी एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको ना इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च करो कि इंटरकैलेटेड डिस्क कैसा दिखाई देता है, प्राणायाम का इंटरकैलेटेड डिस्क पे क्या इम्पैक्ट है, आपको समझ में आएगा कि ये मसल्स इस तरह से अगर हैं तो कैसे फंक्शन करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो होता है डेसोसोम्स। तो डेसोसोम्स को समझने का ना एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। कभी आपने ये देखा है कि कोई दो सर्फेसेस को बीच में गोंद डाल के चिपकाना और मोटी गोंद लगा देना? मोटी गोंद लगा देने से क्या होता है ना कि गोंद की वो जो लेयर है वो लेयर साफ साफ दिखाई देती है। डेसोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली ये गोंद की लेयर वाले कनेक्शंस ही हैं। ये हाथ ऐसे है, ये हाथ ऐसे है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं चिपक सकता, तो इन दोनों के बीच में हमने एक पेन रख दिया और पेन से चिपका दिया, तो ऐसे दिखने लगा ना कि किसी एक पॉइंट पे दोनों हाथ आपस में चिपक गए हैं लेकिन पेन बीच में है। तो ये जो पेन का कनेक्शन है ये डेसोसोम कनेक्शन कहलाता है। पॉइंट जैसा होता है, बिंदी जैसा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये सबसे ज्यादा स्किन में दिखाई देता है, एपिडर्मिस पे, जहाँ पे हमें मूवमेंट ज्यादा करानी होती है ना, जिस मसल की मूवमेंट बहुत ज्यादा होनी होती है, ठीक है, जिसके लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट ज्यादा चाहिए, वहां पे आपका डेसोसोम लगता है। चलो यार, 23 मिनट की वीडियो हो गई। अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे बंदे को शेयर किया जा सकता है जिसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और वो आलस कर रहा है, तो ये वीडियो भेज देना। क्योंकि अगर मैं दिन भर के काम के बाद, फैमिली को टाइम देने के बाद, रात में पिछले करीब 20 मिनट से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, तो आप लोग कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अब यहाँ अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो कल बना के देंगे।